अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो चले आइए देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। 1869 में गोल्डबर्ग और वेज ने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो पेश किया। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्टिव मास के। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास के। एक्टिव मास जो होता है ये कौन सा मास होता है, ऐसा मास हमारे पास कह लें कि ऐसा मास, यानी अगर हमने लिए हैं रिएक्टेंट्स और हमारे पास रिएक्टेंट का कुछ मास हमने लिया है और रिएक्टेंट्स का ऐसा मास जो चेंज हो सके किस में, प्रोडक्ट्स में। यानी हम पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास के। अच्छा, अब एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास हमारे पास ऐसा मास होता है यानी कि जिसमें हमारे पास अगर सपोज हमने अपना रिएक्शन शुरू करवाया है क्या लेकर, रिएक्टेंट्स लेकर, तो रिएक्टेंट्स का ऐसा मास जो चेंज हो सकता है किस में, प्रोडक्ट्स में, तो हम उसे बोलते हैं एक्टिव मास। और हमारे पास जो एक्टिव मास है हम इसको एक्टिव मास को कंसीडर करते हैं, इसको लेते हैं एज अ मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को हम एज अ मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं और जो मोलर कंसंट्रेशन है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट्स है इसके वो है मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब जो है वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। यानी जहां पर हम अपने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के साथ जहां पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे तो इसका मतलब हमने अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को किस शक्ल में, मोलर कंसंट्रेशन की शक्ल में क्या किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है। इसको हम मजीद बयान करते हैं लेकिन उससे पहले जरा इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास के। रेट ऑफ रिएक्शन को भी समझ लेंगे, पहले थोड़ा सा एक्टिव मास की टर्म समझ लें क्या होती है। एक्टिव मास ऐसा मास होता है जो किस में चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। यानी कि सपोज अगर हमने अपना रिएक्शन शुरू करवाया है क्या लेकर, रिएक्टेंट्स लेकर हमने अपना रिएक्शन शुरू करवाया है तो रिएक्टेंट्स का वो मास जो किस में चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं। और एक्टिव मास को हम लेते हैं किसके तौर पर, मोलर कंसंट्रेशन के तौर पर। और मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। और मोलर कंसंट्रेशन को हम ज़ाहिर किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन की हम डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसको थोड़ा सा हम जरा बढ़ाएंगे कि ये रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी रिएक्शन की स्पीड, कि किस स्पीड से रिएक्शन होगा वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उनके एक्टिव मास पे। सपोज चले हम यहाँ पर समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक H2 गैस है और एक I2 गैस है। अब ये वाली दो गैसेस जो है हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि ये आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। और ये हमने दोनों गैसेस कितने परसेंट ली, 100% ली। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया और इन रिएक्टेंट्स के मिलने से ये वाला प्रोडक्ट जो था वो बनना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास इस
इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। सपोज कि हमारे पास कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाने पर हमारे पास जो रिएक्टेंट थे वो बच गए सपोज 30% और हमारे पास प्रोडक्ट बन गए कितने परसेंट, 70% हमारे पास क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। अब यहां से आपकी ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी कि एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के देखिए हमारे पास सिर्फ 70% जो थे वो रिएक्टेंट किस में चेंज हुए, प्रोडक्ट में चेंज हुए। याद रखें कि ऐसे रिएक्शन जो क्या हो, ऐसे रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो, यानी जो फॉरवर्ड भी हो और रिवर्स भी हो, उन रिएक्शंस में कभी भी 100% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर हमने 100% रिएक्टेंट लिए थे, उसमें से 30% रिएक्टेंट बच गए और 70% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए। हमारे पास वो वाले रिएक्टेंट जो किस में चेंज हुए हैं, प्रोडक्ट में चेंज हुए, वो हमारा क्या है, एक्टिव मास। देखें 70% जो है ना, देखें जरा 70% जो क्या है वाला रिएक्टेंट किस में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो हमारे पास इसका मतलब 70% जो रिएक्टेंट थे वो हमारे पास क्या था, एक्टिव मास था। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी कि रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंस हैं, जितना उनका एक्टिव मास होगा उतनी ही हमारी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आइए अब स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ मास एक्शन को समझते हैं और हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं एक एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर अ जनरल रिएक्शन। यानी कि हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 का एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 भी है। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो यानी केसी जो हम ड्राइव करेंगे, किसके लिए ड्राइव करेंगे, एक जनरल रिएक्शन के लिए। तो आइए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए आइए हम एक जर्नल सा लिखते हैं, रिएक्शन जर्नल, एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं और उसके लिए हम अपना जो है वो क्या करते हैं, केसी की वैल्यू से हम ड्राइव करते हैं जर्नल रिएक्शन लेकर। यहाँ पर हमारे पास जो है ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसी तरह सी और डी जो है हमारे पास प्रोडक्ट हैं, स्मॉल डी और स्मॉल सी जो है इनके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, आपने इस तरह इक्वेशंस देखी होंगी। ये मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, हमारे पास अमोनिया का बनना NH3, यानी जब ये वाली दो गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो हमारे पास अमोनिया बनती 3 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस और 2 मोल बनते हैं किसके, अमोनिया गैस के। और याद रखें यहाँ पर 3, 1 और 2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पर A, B, C और D नंबर ऑफ मोल्स हैं। चलिए आइए हम सबसे पहले जो है ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना उसको डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे अप्लाई होगा। तो देखते हैं जरा, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। चले बताएं कि जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर इस जर्नल रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से होंगे। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ये होंगे ना। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है लेफ्ट टू राइट होता है और उसमें हमारे पास रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये वाले दो क्या है, ए और बी क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है। तो हमारे पास फिर क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास
किसका, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस अब देखें जरा रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ द, इसको हम लिख लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को किसके लिहाज से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इनकी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं आर एफ से, आर से जो है वो मुराद रेट, एफ से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास किसका, रिएक्टिंग सब्सटेंस का। अच्छा, अब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यहां पर हमने क्या कहा, क्या है भला फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास ए और बी है। और हमने ये भी पढ़ा था अभी पीछे जो हमने पढ़ा इसी लेक्चर के अंदर कि एक्टिव मास को हम ज़ाहिर करते हैं मोलर कंसंट्रेशन से। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है ए और क्या, बी, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, ए और बी है। और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने मोलर कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। ए और बी के इर्द गिर्द जो स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है ये जाहिर कर रही है कि हमने ए और बी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है इनका क्या लिया हुआ है, एक्टिव मास लिया हुआ है। और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ए और बी, इनको इनकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बुक पे किया हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स का हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, प्रोडक्ट लिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर रेज्ड टू द पावर इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट के, उनको उनकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जब हम ये वाला प्रोपोर्शन का साइन जो है वो खत्म करते हैं, हम इक्वल लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं के, और हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट मैंने के एफ लगाया है। के एफ क्या है, कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। और हमारे पास ए की मोलर कंसंट्रेशन, बी की मोलर कंसंट्रेशन और इनके नंबर ऑफ मोल्स, इनकी जो है वो पावर बना देंगे। इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास हमने ये एक एक्सप्रेशन बनाया, इसको हम, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन। तो अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो है हम क्या करेंगे, रिवर्स रिएक्शन के लिए इस तरह का क्या बनाएंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे कि जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो तब क्या होगा। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए भी लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे ही है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा तो उसमें भी क्या होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। देखिए बेटा, ये हम पहले ये चीज पढ़ चुके हैं। अगर होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ये हैं, फॉरवर्ड में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ए और बी हैं। जब रिवर्स होगा तो रिवर्स में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या है, सी और डी। यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए सी और डी आपस में रिएक्ट करेंगे और ये हमारे पास क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। इनके रिवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट टूट जाते हैं या आपस में कंबाइन होते हैं, डीकंपोज होकर या कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि इनके ऊपर, सी और डी के ऊपर। यानी रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास सी और डी हमारे क्या होंगे भला, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर, आर से बड़ा आर जो है, कैपिटल आर जो है यहाँ पर है रेट ऑफ, जो हमारे पास रेट से हम रेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। और जो स्मॉल आर है हमारे पास वो है क्या भला, रिवर्स रिएक्शन के लिए। और हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसके एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, सी और डी। सी और डी जो है हमारे पास ये आपस में रिएक्ट करेंगे
और ये दोनों रिएक्ट करके क्या करेंगे, हमारे पास ए और बी बनाएंगे, यानी रिवर्स रिएक्शन के अंदर ये दोनों मिलेंगे और ये बनेगा। और इनके नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पर सी और डी, इनको हम इनकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिवर्स रिएक्शन के लिए सी और डी हैं। एक्टिव मास को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है किससे, भला स्क्वायर ब्रैकेट से, और सी और डी को उनकी क्या बना दिया है, उनके नंबर ऑफ मोल्स को उसकी पावर बना दिया। यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर भी हम इस एक्सप्रेशन को ये खत्म करेंगे, प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल लगाएंगे और कोई कांस्टेंट लगाएंगे, के आर कांस्टेंट लगा दिया। के आर यहाँ पर क्या है, के आर यहाँ पर है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। क्या है, कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अच्छा चलिए, हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और रिवर्स रिएक्शन के लिए भी। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, कौन सा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, जब भी हम कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि क्या हो, रिवर्सिबल हो, वो स्टार्ट करवाएं, तो शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड होगा। कुछ देर बाद क्या होगा कि रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ देर बाद क्या होगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। पहले रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, उसके बाद रिएक्शन रिवर्स आता है, उसके बाद क्या जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो सेम हमारे पास भी इसी तरह हो रहा है। पहले रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ है, पहले रिएक्शन ये दोनों मिलेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। उसके बाद हमारे पास ये वाले दोनों मिलेंगे तो रिएक्शन रिवर्स होगा। फॉरवर्ड के लिए भी हमने एक्सप्रेशन बना लिया, रिवर्स के लिए भी एक्सप्रेशन बना लिया। तो फिर तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात यही होती है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा। पहले रिएक्शन फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, और फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, इक्विलिब्रियम आप कह लें, आप कह लें डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा एस्टैब्लिश, डायनामिक इक्विलिब्रियम का हम अपने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब हमारे पास एस्टैब्लिश होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यानी शुरू में रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था, बाद में रिएक्शन रिवर्स हुआ, फिर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड होगा उतनी स्पीड से रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। तो अब हम यहाँ पर आर एफ की वैल्यू क्या है, आर एफ इक्वल टू है के एफ इंटू, हमारे पास ये लिखेंगे, आर एफ की जगह ये लिख लेंगे के एफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ए की मोलर कंसंट्रेशन, बी की मोलर कंसंट्रेशन, ए के नंबर ऑफ मोल्स और बी के नंबर ऑफ मोल्स। ये आर एफ की वैल्यू है। और आर आर की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, सी की मोलर कंसंट्रेशन, इसके नंबर ऑफ मोल, डी की मोलर कंसंट्रेशन और इसके नंबर ऑफ मोल। इसको हम जरा थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन जो है इसको हम क्या ले आएंगे, इधर हम डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। और ये हमारे पास सी और डी जो है ये हमारे पास इधर ही रह जाएंगे, किधर, हमारे पास नोमिनेटर में रह जाएंगे, ऊपर ही बटे के रह जाएंगे। और ये हमारे पास इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन, उनके नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमारे पास ये वाला के एफ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और के आर क्या है, कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाले जो दोनों कांस्टेंट हैं इनकी जगह एक ही कांस्टेंट लगा लेते हैं। इसको हम जरा आगे को इधर को एक्सटेंड करते हैं। हमारे पास एरो का निशान है कि इसके बाद ये स्टेप होगा, के एफ ओवर के आर जो है इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया के सी से। यानी आप ये कह लें कि के एफ ओवर के आर इक्वल टू के सी। यानी हमने इन दोनों कांस्टेंट को, कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, इनको हमने इक्वल कर लिया किसी
तीसरे कांस्टेंट जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी के, इन दोनों की जगह मैं ये लगा लूंगा और हमारे पास इक्वल ये चीज एज इट इज वैसे की वैसे आ जाएगी। सी की मोलर कंसंट्रेशन इसके नंबर ऑफ मोल, डी की मोलर कंसंट्रेशन इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसकी पावर नीचे क्या आ जाएगा, ए के मोलर कंसंट्रेशन ए के नंबर ऑफ मोल और बी की कंसंट्रेशन बी के नंबर ऑफ मोल। तो हमारे पास स्टूडेंट ये हमने क्या करना था, ड्राइव करना था एक्सप्रेशन के सी इक्वल टू, हमारे पास ये जो आया ये एक्सप्रेशन हमने क्या किया है, ड्राइव किया है किसी जनरल रिएक्शन के लिए, किसी जनरल रिएक्शन के लिए। तो ये हमारे पास जो था हमारा थर्ड एक्सटेंसिव क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था, थर्ड चैप्टर नंबर 1 का। आई होप कि आपको समझ आई होगी।